मैं कमिंग सर? नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए और ध्यान रखिएगा कि नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख ना नहीं पाए। सर मैं अभी वर्तमान में मैं आबकारी इंस्पेक्टर के तौर पर ललितपुर में कार्यरत हूँ। मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और ये मेरा तीसरा प्रयास है यूपीपीसीएस में। और मेरी रुचियों में सर मेडिटेशन करना और डायरी लेखन है। और हाल ही में मेरा मध्य प्रदेश पीएससी में नायब तहसीलदार के रूप में चयन हुआ है। ठीक है। आबकारी इंस्पेक्टर आप हैं? जी सर। और नायब तहसीलदार नया सिलेक्शन है सर। बन चुकी हैं? हाँ सर। अब क्या बनना बाकी है? सर डिप्टी कलेक्टर। हमें लगता है कि आबकारी इंस्पेक्टर कहाँ से खराब है। इसको लोग बोलते हैं कि मलाईदार पद है। सर वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जाता था पहले, और अभी चीज़ें बदली है। और सर डिप्टी कलेक्टर एक सर्वोच्च सेवा है राज्य सेवा में, तो मैं उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हूँ सर। क्या माना जाए, करप्शन खत्म हो गया? नहीं सर, उसमें कुछ चीज़ें बदली है, ऑनलाइन चीज़ें हो गई है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा है, तो चीज़ें पे रोक लगी है सर। खत्म नहीं हुई है सर? खत्म हो गई है लगभग सर, लेकिन कुछ लीकेजेस चीज़ें बाकी है, उस पर काम चल रहा है सर। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं? मध्य प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के बारे में सर। और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? सर मध्य प्रदेश की अपनी नीति है सर, उसके कुछ अलग प्रावधान है सर। तो वहाँ की जानकारी मुझे थोड़ा कम है सर। उत्तर प्रदेश की चीज़ें मैं जानती हूँ। ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जी सर। कब आपने गोल सेट किया था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? जी सर। सर मैंने 12th में जब मैं थी तब मेरे टीचर थे, वो पीएससी की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन उन कारणों से उनका हुआ नहीं था। तो वो अपनी बातें शेयर करते थे कि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था। तो जब मैं उनसे सुनती थी कि पीएससी जैसी कोई चीज़ होती है, तो मैंने उनसे पूछा था सर मुझे अब इसी की तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, हम सामाजिक लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, वेलफेयर के लिए। तो मैंने उस समय से सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करने के बजाय नॉर्मल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विस की तैयारी करूँगी। तो जब ये इंटर के बाद का मामला था तो फिर तो आपको ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ना चाहिए था। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ने लग गई? सर चूंकि बीएससी मैंने किया है, तो इसके पीछे कारण है सर कि साइंस मेरा एक पसंदीदा विषय रहे हैं सर। और सामान्य ग्रेजुएशन के लिए मैंने सोचा कि पेपर 3 जो होता है इसमें यूपीपीसीएस में, तो टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी सर उसमें वेटेज होता है सर मेंस में। तो हमने एक टेम्परामेंट हमारा ऐसा हो कि हम चीज़ें साइंस की चीज़ें पढ़ें, उसके लिए मैंने बीएससी किया सर। नहीं, पेपर 3 में अगर हम साइंस टेक की बात करें तो फिर तो पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जी सर। पेपर 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जी सर, सोशल जस्टिस, आईआर। जी सर। और पेपर 3 जिसकी बात आप कर रही हैं वो बहुत छोटा सेगमेंट है साइंस टेक का। इकॉनमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जी सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे ख्याल से 50 अंक मुश्किल से या और कम। यूपी की बात करें 30, 32, 35। फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ती, हिस्ट्री पढ़ती, ज्योग्राफी पढ़ती, कई पेपर कवर होता। जी सर। सर इसके पीछे एक कारण ये कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि बीएससी करो तुम बीए के बजाय। यही असली कारण। जी सर, थोड़ा ये प्रेशर था सर। यही असली कारण है। ठीक है, ये जो आपने पढ़ाई लिखाई की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, ये कहीं काम आएगी क्या डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद? जी सर। कैसे काम आएगी? सर जैसे कि मैथ्स की चीज़ है, तो सर हम कैलकुलेशन की चीज़ें होती हैं, कई प्रकार का कैलकुलेशन होते हैं। जैसे अभी मैं आबकारी में हूँ तो रेवेन्यू कलेक्शन हमारा मूल उद्देश्य होता है। तो उसमें मैथ्स की चीज़ें अगर मैं अच्छे से कर पा रही हूँ चीज़ों को, तो मैं मैथ्स की चीज़ें आराम से कर ले जाऊँगी। अब तो कैलकुलेटर हाथ में रहता है। हाँ सर, लेकिन फिर भी चीज़ें मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कुछ मैथ्स के कारण।
और फिजिक्स केमिस्ट्री में सर थोड़ा टेक्निकल चीज़ें मैं समझ पाती हूँ आसानी से, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास कैसे यूज़ होता है, जैसे हमारी शराब होती है तो इसमें केमिकल प्रोसेस या एथेनॉल होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ उसको छोड़िए, वहाँ रहना भी नहीं चाहती हैं, डिप्टी कलेक्टर पर ही रहते हैं। न फिजिक्स न केमिस्ट्री न मैथमेटिक्स किसी की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी कलेक्टर बन जाने के बाद कुछ आप सोच पाइए तो बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से क्या मिलता है जिसकी ज़रूरत केवल और केवल रहेगी। सर केमिस्ट्री से जैसे हम माने तो जैसे जैविक कृषि होती है, तो किसानों के लिए जैसे मैं एक एसडीएम रहूँगी जिस तहसील में, तो वहाँ कृषकों को जैविक कृषि के बारे में केमिस्ट्री से और साइंस से जोड़ के चीज़ें समझा पाऊंगी। कृषि अधिकारी जी सर, जिले का पद होता है, क्यों उसके काम में आप हस्तक्षेप करेंगे? जी सर। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने से सर अब मेरा टेम्परामेंट उस तरह का हुआ है कि मैं लॉजिकल चीज़ों को सोच सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही आना चाहते थे, यही पहुँचना चाहते थे कि आप साइंटिफिक अप्रोच की बात करिए, टेम्परामेंट की बात करिए। जी सर, जो आपके पास है ह्यूमैनिटीज वालों के पास नहीं है। नहीं, क्या अंतर है आर्ट और साइंस में, बताइए। सर साहित्य जो होता है, मानवता के जो विषय होते हैं मानवीय, तो ये हमको जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, हमको ये सेटिस्फेक्शन देते हैं, जैसे हमको सब साहित्य पढ़ते हैं। और लेकिन इसके विपरीत जैसे साइंस का है तो ये टेम्परामेंट सिखाते हैं हमको, साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो दोनों का अपना महत्व है सर। जीवन जीने के तरीके से आप वंचित रहेंगे या फिर पढ़ा नहीं सर, हमने अब पढ़ा है, जैसे जब प्रिपरेशन के दौरान हमने हिस्ट्री पढ़ा, साहित्य पढ़ा, फिलोसफी। आर्ट एंड साइंस में अंतर बताइए। एक तो आपने ये बताया, इसके अलावा जो मूलभूत अंतर है, बाकी सारे जो अंतर के बिंदु हैं वो विवादित हैं। एक ऐसा अंतर है जो अविवादित है। सर कला जो होती है वो रचनात्मकता के माध्यम से आती है, और विज्ञान जो होता है सर तार्किकता के माध्यम से। अगर इसी को हम एक शब्द दें जी सर, कि साइंस में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, आर्ट में सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, तो आप सहमत हैं? जी सर। क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी? सर ऑब्जेक्टिविटी का तात्पर्य होता है कि जो सब लोगों के लिए एक समान होती है, और सब्जेक्टिविटी हर व्यक्ति के लिए आत्मनिष्ठ होती है। मेरे लिए जो चीज़ है वो किसी अन्य के लिए दूसरी होगी, लेकिन वस्तुनिष्ठता होगी तो सबके लिए एक जैसी होगी। ठीक है जी सर। तो आपके अंदर क्या ज़्यादा है इन दोनों में से? नेचुरली ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं सब्जेक्टिव भी हूँ, जैसे मेरी परिवार को लेके या मेरे गोल्स को लेके मुझे चीज़ें कैसे करनी है, और जो बड़े मुद्दे हैं जैसे कि दया, प्रेम, करुणा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद इन दोनों में से किसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा होगी? वस्तुनिष्ठता की, ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी की, ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहती हैं? जी सर। डिप्टी एसपी मिलेगा तो? सर वो भी ज्वाइन करूँगी, लेकिन मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी डिप्टी कलेक्टर को दी है सर। दोनों के कार्यों में क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है? सर पहले कॉमन की बात करें तो दोनों सर समाज को, ये समाज में जो चीज़ें हैं कानून व्यवस्था के लिए दोनों उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही है उसका अच्छे से चले, उसका काम करते हैं। और अंतर में देखें तो ये जैसे डिप्टी कलेक्टर होते हैं तो ये राजस्व, जो भूमि राजस्व से संबंधित, और मजिस्ट्रेट पावर होती है एसडीएम के पास, और डीएसपी जो होता है जो अपराध होते हैं तहसील में, जो डिविजनल लेवल पर, तो आपराधिक गतिविधियों का निवारण करने के लिए अपराध निरोध क्षेत्र में उसके लिए होते हैं बेसिकली। मजिस्ट्रियल पावर तो डिप्टी एसपी के पास भी नहीं, एसीपी के रूप में होती है, सीओ के पास नहीं होती है। जी सर। एसीपी के पास तो रहती है ना। अच्छा सर, आप बताइए क्या अंतर है सीओ और एसीपी में? सर आप डिप्टी एसपी बनेगी? जी सर। सीओ तो आप सीओ बनेगी या एसीपी बनेगी? एसीपी बड़े शहरों में होता है प्रायः। बड़े शहरों में या सिटी में होता है एसीपी, और सीओ जो सर्किल होती है, जो डिवीज़न होता है तहसील स्तर पे। एक आपने सुना होगा कमिश्नरेट सिस्टम। जी सर। जी, ये क्या है? सर कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई होती है इसमें। हाँ। और इसमें जैसे त्वरित रूप से डिसीजन लिया जाए। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम। बड़े शहरों के बजाय आप बोलिए ना कमिश्नरेट सिस्टम में सीपी होते हैं। जी सर। बाकी जगह सीओ होते हैं। कोई हॉबी भी है क्या आपकी? सर मेडिटेशन करना और डायरी लिखना। मेडिटेशन और डायरी। जी सर। मेडिटेशन में क्या मिलता है मेडिटेशन से? सर मेडिटेशन से शांति मिलती है और एनर्जी मिलती है कि हम अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए समर्पित ज़्यादा हो। मेडिटेशन लोग करते क्या है? सर उसमें हम अपने आप को एक
चेतना के स्तर पर स्वयं को ले जाते हैं, अवचेतन स्तर पर ले जाते हैं। नहीं, ये तो समझ में आता है। हाँ। हमने सुना है मेडिटेशन में लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, आंख बंद कर लेते हैं। जी सर। तो ऐसी स्थिति में हम स्वयं उसमें शामिल हैं। बहुत सारे हमारे मित्र ये बोलते हैं जी सर, जब हम आंख बंद करते हैं, एक आसन लगा कर बैठ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लग जाती हैं, हम स्थिर रहते ही नहीं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होता है? सर मैं ध्यान करती हूँ तो उसमें किसी बिंदु पर केंद्रित होकर करती हूँ। आंखें खोलकर कोई पॉइंट को लगातार, जैसे दिए की लो है तो उसको फोकस कर, आंख बंद करने के बाद तो ये चीजें जो आप कह रहे हैं ठीक बात है सर, कि हम दूसरी चीजों को सोचने लगते हैं। आंख खोल के करना चाहिए। आंख खोल के अगर हम पॉइंट को फोकस करते हैं तो हम उसी पे एकाग्र होके हम एकीकरण हो जाता है, वो ईश्वर के रूप में हम उसको ज्योति बिंदु या बिंदु को मानते हैं। चलिए एक अंतिम सवाल बता दीजिए सत्र का कि मेडिटेशन में साइंस कहाँ एग्जिस्ट करती है? आपने साइंस पढ़ा है ठीक से? जी सर। सर मेडिटेशन में साइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है? ये साइंटिफिक है सर। कहाँ साइंस है सर? इसमें ये होता है कि आत्मा जो होती है पॉइंट के फॉर्म में होती है और जो ईश्वर होता है वो भी पॉइंट के फॉर्म में होता है। तो दो पॉइंट्स का एकीकरण जब होता है तो हम जो पॉइंट्स हैं वो हम ईश्वर के अंश हैं, तो वो पॉइंट्स के माध्यम से हम उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो वो फोकस को बढ़ाता है सर। विज्ञान इसमें ये है कि सर कि मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है। पता नहीं दर्शन की बात आप कर रही सर। सॉरी सर। अभी कुछ समय पहले G20 सबमिट हुआ था, इसकी क्या उपलब्धियाँ थी भारत की? सर एक तो वसुधैव कुटुंबकम करके इन्होंने एक टैग लाइन दी थी, तो इसमें यही था, एक मतलब पूरे विश्व को भारत की जो चीज़ें हैं वो भारत का महत्व बढ़ा था, क्योंकि भारत में आयोजित हुआ था G20। तो निवेश संबंधी कई समझौते हुए थे, कृषि पर एक समझौता हुआ था सर, हरित विकास को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर समझौता हुआ था उसमें। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो सबसे बड़ी उपलब्धि एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ा था इस सम्मेलन को करने के बाद, और इसमें एक अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया था सर मेंबर के रूप में, जो विकासशील देशों की आवाज़ को दर्शाएगा सर। जो अंतिम सत्र था उसमें एक मत होकर सारी बातें आईं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, सब पे एक मत हो गया। ये सफलता बहुत बड़ी थी। जी सर। भारत के सामने इस समय क्या चुनौतियाँ हैं? सर भारत के सामने सबसे पहले तो सर एक बेरोजगारी की चुनौती है कि यहाँ पर जो डिग्रीधारी युवक हैं बढ़ते जा रहे हैं। हम सेवा क्षेत्र में लोग आकर्षित ज़्यादा होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है अभी उतना अच्छा रोजगार प्रदाता नहीं बन पाया है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को, मेक इन इंडिया को अच्छी तरीके से उपयोग करना है, स्किल इंडिया के साथ जोड़कर, और उद्योगों पे बल देना है सर। भारत की उपलब्धियाँ क्या हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में? सर उपलब्धियों की बात करें तो हमने चंद्रयान जो भेजा है उसमें हम सफलता प्राप्त करी है। आदित्य मिशन अभी हम भेजने वाले हैं, गगनयान मिशन भेजने वाले हैं। उसके अतिरिक्त सर विश्व पटल पर भारत की एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। भारत अब हमास या इजराइल की बात हो, अपने खुद के यथार्थवादी राजनीति की तरफ बढ़ रहा है सर। और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हम अच्छी स्थिति में हैं। ब्रिटेन को छोड़कर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं सर। ऐसा क्या है कि अमेरिका के साथ रहते हुए भी उनकी सारी बातें हमने नहीं मानी? जी सर। और सोवियत रूस का भी साथ नहीं छोड़ा यूक्रेन वॉर में। जी सर। और सोवियत रूस को भी हमने क्रिटिसाइज़ किया। जी सर। जहाँ पे हमें लगा गलत है वो भी कहा। जी सर। गुट निरपेक्षता की नीति का भारत शुरुआत से फॉलोअर रहा है कि वो किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेगा, जो चीज़ें ठीक होगी उसकी प्रशंसा करेगा, और जहाँ चीज़ों में क्रिटिसाइज करने की बात होगी, वहाँ जैसे यूक्रेन मुद्दे पर रशिया की हो या हमास के मुद्दे पर भारत का जो अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा ना जाकर वो फिलिस्तीन को महत्व दे रहा है, इजराइल को ना देकर जा रहा। आप ये मानते हैं कि गुट निरपेक्षता जो है उसका संदर्भ अभी है? सर गुट निरपेक्षता का तो नहीं है। आज के समय में सर बहुध्रुवीय विश्व हो गया है, तो हम किसी गुट से निरपेक्ष नहीं हो सकते, लेकिन हम सभी गुटों का अच्छाई और बुराई के पक्षों को लेकर डिसीजन कर सकते हैं। हम एक आदर्शवाद के बजाय न जाकर यथार्थ चीज़ों को, जो
देश के इंटरेस्ट में हो और जो मानवता के इंटरेस्ट में, उस पर फोकस कर सकते हैं सर। लेकिन इस समय तो सभी ये मानते हैं कि एक ध्रुवीय है विश्व। जी सर। और एक सुपर पावर है जी सर। अमेरिका। जी सर। तो बहुध्रुवीय आप क्यों कह रहे हैं? सर अभी कई शक्तियां हैं, जैसे चाइना है, भारत है, ये उठ रही हैं सर, डेवलपमेंट के लेवल पे हो या दरवाजे खटखटा रही हैं ना, लेकिन हैं तो नहीं ना अभी। जी एक ध्रुवीय है और ये एक ध्रुवीय मल्टीलैटरलिज्म की ओर बढ़ रहा है आगे, जी सर, जी। है ना, अचीव करना चाहते हैं जी उसको। सर। और ये बहुत बड़ी चुनौती है जी सर। अमेरिका के सामने। चीन से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं विश्व में? सर एक तो सबसे पहले जो चीन ने अपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो योजना है, उसके तहत छोटे छोटे देशों को डेब्ट ट्रैप्ट की राजनीति में वो फंस रहे हैं कि उनको लोन देकर उनको बड़ी जो कुछ दर होती है ब्याज दर, उसको बड़ी देकर उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया जाता है। उससे वो जो छोटे देश हैं वो आर्थिक रूप से दिवालिया हो रहे हैं और इनकी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है सस्टेन पॉलिसीज़ नहीं है सर, उसमें कहीं ना कहीं चीन के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं। और भारत अगर अफ्रीका के देशों की या द्वीपीय देशों की सहायता करता है तो भारत एक संधारणीय रूप से करता है, एक पक्षीय ना होकर वो सबके बारे में सोचता है। और चीन की पॉलिसीज जो होती है वो सस्टेन कम है सर। पड़ोसी देश भी परेशान हैं उसके। जी सर। ताइवान का भी इशू है जहाँ इलेक्शंस ड्यू हैं। जी सर। और अभी रिसेंटली खबर आई कि उन्होंने 9 जनरल्स को एक साथ हटा दिया फौज से। और संभवतः जो रॉकेट फायर होना था उसमें पेट्रोल की जगह, ईंधन की जगह पानी था, हटाए गए वो। ऐसे में जो वो अपने तेवर दिखा रहा है अपने पड़ोसियों को, क्या वो संभव है कि वो अपने लक्ष्य को पा जाएगा? नहीं, उसका अपना घर ही ठीक नहीं है। जी सर। इससे आप सहमत हैं कि वो अपनी जगह पर सही नहीं है? वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखा जाए कि चाइना ने जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दिया है, तो वो आंतरिक रूप से तो कुछ चीज़ें चाइना की ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल है कि दूसरे देशों की सीमाओं में हस्तक्षेप करना, जो पंचशील मॉडल है वो उनको फॉलो नहीं करता और छोटे छोटे देशों की सीमाओं में हस्तक्षेप करता है उनके आंतरिक मामलों में। चीन जो हमारा विरोधी है उसने अभी रिसेंटली एक लेख में कहा कि हिंदुस्तान की प्रगति जो है प्रशंसनीय है, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से निर्णय लेने की क्षमता है उसके अंदर। ये बातें एक लेख में आई हैं बहुत नज़दीकी नियर फ्यूचर में। तो आपको लगता है कि वो जो कह रहा है सही है और हमारे लिए अच्छा कर रहा है? सर ये उसकी एक डिप्लोमेसी का पार्ट कह सकती हूँ मैं, क्योंकि चाइना, दो प्रतिस्पर्धी एक दूसरे के मित्र नहीं हो सकते। कौटिल्य कहता है कि जो पड़ोसी होता है वो स्वाभाविक शत्रु होता है। तो चाइना की ये भी डिप्लोमेसी का पार्ट है, क्योंकि वो बिजनेस के लेवल पे अगर देखा जाए तो बिजनेस में वो बहुत अच्छा लाभ पा रहे हैं भारत के कारण। भारत एक बड़ा मार्केट है उनके लिए, लेकिन वहीं वो सीमा विवादों में भारत को उलझाए रखते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं वो क्या आए हैं? सर रक्षा क्षेत्र में हमने जैसे डिफेंस में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीडीपी का परसेंटेज बढ़ाया है सर, 2.4% के आसपास हो गया है हम जीडीपी का योगदान। उसके अतिरिक्त सर हम विदेशों से, कई देशों से हमने समझौते किए रक्षा क्षेत्र में जो उपकरण होते हैं इनको बनाने के लिए। और इस क्षेत्र में सर ध्यान दिया जा रहा है, मिसाइलें बनाई जा रही है। भारत में ही बनने की बात हो रही है सर, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है सर, आप आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर आप कार्यरत हैं। जी सर। इस विभाग के मंत्री कौन हैं उत्तर प्रदेश में? सर श्री नितिन अग्रवाल जी। नितिन अग्रवाल जी सर। ये बताइए, अगर रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से विचार किया जाए, आबकारी की क्या पोजीशन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? सर अभी 50,000 करोड़ के आसपास उन्होंने रेवेन्यू 2000 इसमें प्राप्त किया है पिछले वर्ष में, और 55,000 करोड़ का टारगेट है। जो कुल जो राजस्व प्राप्त होता है उसका 10% है। तो सबसे ज़्यादा आबकारी विभाग से ही मिलता है सर राजस्व, अगर हम विभागवार बात करें। माने अगर नंबरिंग किया जाए तो नंबर 1 पर आबकारी विभाग रहेगा रेवेन्यू जनरेशन के क्षेत्र में। सॉरी सर, ये रैंकिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन है। माने और है लैंड रेवेन्यू है, दूसरे नंबर पे है सर, मुझे ऐसा लगता है। ट्रांसपोर्ट है जी, आबकारी है, मतलब ये तमाम जो क्षेत्र हैं। जी सर।
तो इसमें आपको स्पष्ट नहीं है कि आबकारी विभाग पहले नंबर पे तो नहीं है सर, दूसरे या तीसरे। अच्छा, आपने विक्रम विश्वविद्यालय से ये इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे सामने है, ये विक्रम कौन थे जिनके नाम पर विश्वविद्यालय बना है? सर ये गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो उज्जैन जो है, उज्जैन में उन्होंने शासन किया था, तो उसी उनके नाम पर ही विक्रम विश्वविद्यालय नाम है सर। इतिहास के विद्यार्थी बताते हैं कि वो विक्रमादित्य जो थे, हाँ, उनके नवरत्न थे। तो नवरत्न कौन कौन थे, कुछ याद है आपको? जी सर जी। कालिदास थे सर, उनके कवि कालिदास थे, वररुचि, अमर सिंह, धनवंतरी, क्षपणक, वराहमिहिर, बेताल भट्ट और शंकु। 8 हुए, एक कोई मिस कर रहा है। अच्छा खैर, इस दौरान इस परीक्षा की तैयारी में आपने एथिक्स पढ़ा होगा। जी सर। एथिक्स है क्या ये? सर एथिक्स मौलिक जो नैतिक बातों का संग्रह है कि हमको समाज में कैसे आचरण करना चाहिए जो नैतिक रूप से सत्य हो। तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से क्या मतलब, एसडीएम या डिप्टी एसपी से क्या मतलब? सर अगर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सही रहेगा तो जो समाज की जो योजनाएं हैं जो वंचित वर्ग के लिए है उनका अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा और स्वयं के लाभों को ना देखते हुए, भाई भतीजावाद को ना देखते हुए निष्पक्ष रूप से योजनाएं लागू करेगा। इससे समाज कल्याण भी होगा और संसाधनों का जो है सही उपयोग हो पाएगा समाज के। आपने इसमें एक पार्ट के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़ा होगा। जी सर। प्रशासनिक नीति शास्त्र। जी सर। तो उसमें क्या क्या हैं प्रशासनिक नीति शास्त्र के अंग? सर उसमें जैसे सत्यनिष्ठा है, वस्तुनिष्ठता है, निष्पक्षता है, संवेदनशीलता है, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, निष्पक्षता, निशक्त जनों के प्रति जो कार्य होता है उसको अच्छे से फॉर्मुलेट करना। इसको क्या कहेंगे कि जो बहुत कमज़ोर लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील होना, इसके लिए एक शब्द है क्या कोई? कंपैशन, करुणा। हाँ, करुणा होनी चाहिए। एक और शब्द दिखता है एम्पैथी। एम्पैथी, ये क्या होता है? सर एम्पैथी का मतलब होता है कि बिल्कुल उसी तरीके से भावों को समझना जिस तरह से वो पीड़ित व्यक्ति समझ रहा है, जितना उसको महसूस हो रहा है। जैसे यदि कोई बुजुर्ग महिला है और उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है या तो उस चीज़ को मैं अपने स्तर पे लेके देखूं कि अगर मेरे साथ ये चीज़ें हो तो मैं कैसे उस चीज़ को महसूस करूंगी। समान रूप से अनुभूति होना दो लोगों के भावों में, एम्पैथी। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट है वैश्विक स्तर पर और मतलब कई दशकों से चल रहा है, वर्तमान में इसकी क्या हालत है? सर अभी सुधार हुआ है, वुमन जो है वो एम्पावर हुई है कुछ प्रतिशत, लेकिन अभी कार्य किया जाना बाकी है सर। बेसिक लेवल पे गाँव में सर ये समस्याएं अभी इस समय जो फेमिनिज्म का मूवमेंट है जी सर वो किस लेवल पर है? मतलब लिबरल फेमिनिज्म इसमें प्रिवेल कर रहा है कि रेडिकल फेमिनिज्म? रेडिकल फेमिनिज्म ज़्यादा हो रहा है। रेडिकल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म में क्या अंतर है? सर जो लिबरल होता है उदार नारीवाद, वो कहता है कि महिलाएं शिक्षित हों, जागरूक हों, अधिकारों के प्रति सशक्त हों। और रेडिकल में सर जैसे कि कुछ महिलाएं विवाह नहीं करती है, वो कहती है कि हम विवाह करना ही शोषण, एक तरीके से महिलाएं पुरुष के अंडर में आ जाएगी। और ऐसे क्रांतिकारी विचार महिलाएं जैसे समाज का बहिष्कार करना, पुरुषों की तरह मतलब कपड़े पहनना, हेयर कट रखना, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रही है जो एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई लड़की युवती जी सर पुरुषों की तरह कपड़े पहनती है, उसी तरह के बाल कटाती है, जी सर, तो क्या इस पूरी चीज़ में उसके बिहेवियर में स्वयं वो ये नहीं मान ले रही कि पुरुष की तरह रहना ज़्यादा अच्छी चीज़ है? सर बिल्कुल सर, लेकिन ये सोसाइटी सिखाती है कि पुरुष होना अच्छी बात है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे व्यवहार करूंगी। अगर इसी का विरोध करने के लिए हमने मूवमेंट चलाया है जी सर, तो हम ये क्यों माने कि पुरुष की तरह रहना ज़्यादा अच्छा है? बिल्कुल सर, ये तो गलत बात है सर, हमको कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो रेडिकल फेमिनिज्म को जो फॉलो कर रहे हैं जी सर, वो आपकी दृष्टि में सही काम नहीं कर रहे हैं? सर कुछ चीज़ें ठीक हैं उनकी। अच्छा, एक सेमिनार में मैं गया था और वहाँ सेमिनार के
एक आयोजक जो थी वो लेडी प्रोफेसर थी, जी सर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में। जी सर, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करती हूँ और चाहती हूँ जिसमें केवल महिलाएं हों, पुरुष ना हों। जी सर, रेडी कर। उनके इस स्टेटमेंट को आप अच्छा स्टेटमेंट मानती हैं या ये गलत स्टेटमेंट है? सर उनका स्टेटमेंट अगर उनकी मनोवृत्ति के हिसाब से माना जाए तो वो उन्होंने सही कहा, लेकिन एक अदर परसेप्शन से या होलिस्टिक वे में देखा जाए तो उन्होंने सही नहीं कहा, क्योंकि डेवलपमेंट सर होता है महिला और पुरुष का। परसेप्शन कौन सा अच्छा है, रेडिकल परसेप्शन या होलिस्टिक परसेप्शन? होलिस्टिक परसेप्शन। तो आप ये कहिए ना कि होलिस्टिक परफेक्शन से इनका ये स्टेटमेंट गलत है सर, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, महिला और पुरुष, अंबेडकर जी कहते हैं कि एक पक्षी के दो पंख के समान है। एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, तो महिलाएं सिर्फ अगर सोसाइटी में हुई तो भी डेवलपमेंट में समस्याएं हैं सर। तो साथ में रह के नहीं, और फिर सोसाइटी खुद सस्टेन कैसे करेगी? जी सर। सपोज देयर आर ओनली फीमेल पर्सन्स, जी सर। हाउ लॉन्ग विल द सोसाइटी कंटिन्यू? सर महिलाओं का इतना शोषण हुआ है तो वो इस प्रोजनी ही बंद हो जाएगी, आगे संतति पैदा ही नहीं होगी। जी जी सर। तो फिर समाज और हम सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। यह खतरा है कि नहीं है? खतरा है सर, लेकिन जो तो एसडीएम बन जाने के बाद आप रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट का विरोध करेंगी या समझाएंगे विरोध न करना, लेकिन आप उनको कन्विंस करेंगे कि दैट रेडिकल फेमिनिज्म इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, फॉर ह्यूमैनिटी? यस सर, मैं समझाऊंगी कि ये सही नहीं है। तो आप खिलाफ नारा लगाने लगेंगी वो तब? सर मैं उनको बेसिक चीजें समझाने का प्रयास करूंगी। वो सर महिलाएं नारा भी इसीलिए लगाती, कहीं ना कहीं वो शोषण हुआ है उनके साथ, तभी वो एक क्रांति तभी जन्म लेती है जब शोषण होता है। महिलाएं कोई भी नारा तभी लगाता है जब उसका शोषण हुआ रहता है। जी सर, ऑल ओवर यही बात होती है। तो महिलाएं इतनी प्रताड़ित रही है तभी वो इस तरह की स्टेटमेंट दी है। इससे तो कोई डिनायल ही नहीं है, उनका अधिकार बहुत लंबे समय तक उनको नहीं मिला रहा। जी सर। कि वो अधिकार लेने का यह तरीका कि बाकी दूसरे को हम खत्म कर देंगे, ये तो गांधी जी के हिसाब से तो गलत है। जी सर। गांधी जी तो चाहते थे कि भाई शांतिपूर्वक अपना अधिकार लें और दूसरे का अधिकार दें। खैर, चेयरमैन साहब आप कंक्लूड करें। साइंस की आप स्टूडेंट रहे हैं, साइंस में कोई ऐसी तकनीक है क्या जो दावा करती है कि अगर महिलाएं चाह लें तो आने वाले समय में महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी, पुरुष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है सर। एक जीन एडिटिंग डिजाइनर बेबी जो होते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब के माध्यम से होते हैं। नहीं, हिंट कर रहे हैं आपको। जी सर। बायोटेक्नोलॉजी में जी सर एक ऐसी तकनीक की चर्चा की गई है जी सर जो कहती है कि अगर महिलाएं चाह लें तो आने वाला युग महिलाओं का ही होगा, पुरुष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जी सर। क्लोन तकनीक। हाँ ठीक है, चलिए अयोध्या पर आते हैं। जी सर। अयोध्या की सीमा रेखा बताइए, चौहद्दी, चारों तरफ कौन कौन शहर बसे हुए हैं? जी सर, सॉरी सर, हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे सर इसके बारे में। कौन सी नदी है अयोध्या में? सरयू नदी है सर। सरयू। सरयू या घाघरा? सरयू है सर। बेसिक नाम उसका क्या है? घाघरा नदी। सुनते हैं घाघरा को ही सरयू बोलते हैं या फिर सरयू को घाघरा बोलते हैं, आप बताइए। सर घाघरा नदी नेपाल से निकलती है तो इधर एंट्री करती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ सर, सॉरी सर, मैं पढ़ूंगी सर इसके बाद। अच्छा, अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। जी सर। किसकी प्राण प्रतिष्ठा है? जी सर, आप बताइए किसकी प्राण प्रतिष्ठा वो है? राम जी की बाल स्वरूप की मूर्ति है सर, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है राम मंदिर में सर। ये विग्रह शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जी क्या है ये विग्रह? सॉरी सर, हम न्यूज़पेपर पढ़ती है ना? विग्रह। हाँ, सॉरी सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती है? सर द हिंदू पढ़ते हैं सर। द हिंदू? जी सर। हिंदी का कोई अखबार नहीं पढ़ती? नहीं सर। द हिंदू के संपादक कौन है? सॉरी सर। अच्छा चलिए बताइए कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। जी सर। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। जी सर। एक तो प्रधानमंत्री जी हो गए, जी दूसरे मुख्यमंत्री जी,
जी सर। तीसरे चौथे पांचवें को आप बताइए। सर निश्चित रूप से कोई संत रहेंगे, बड़े संत सर, पर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। राज्यपाल रहेंगी ना? जी सर। हाँ, तीसरी हो गई राज्यपाल। जी सर। चौथा और पांचवा बताइए। सॉरी सर, मैं पढ़ूंगी सर इसके बारे में। एक लोकल अखबार भी पढ़िए। जी सर जी। इसलिए कि आज ही के अखबार में है, लोकल पेपर में, कि कमीशन में ईसीएस के इंटरव्यू में अयोध्या छाया रहा। जी सर। और 8-10 सवाल उसमें दिए हैं कि यही प्रायः पूछा गया। जी सर। हम लोग 10 दिन से यही अभ्यास करा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव ऑफिसर्स। जी सर। तो अयोध्या पर फोकस करिए, उसके लिए लोकल अखबार पढ़िए। जी सर। अक्षत वितरण अभियान चल रहा है। जी सर। शायद आपके घर पर भी लोग गए हों जी सर। अक्षत वितरण करने। क्या उद्देश्य है इसका? सर इसके माध्यम से लोगों को जोड़ना है कि अयोध्या ये आमंत्रित कर रहे हैं, बुलाना चाहते हैं या फिर कुछ और चाहते हैं अक्षत वितरण के थ्रू? सर आमंत्रण के लिए है बेसिकली तो वो, और इसके माध्यम से सर जैसे इंटीग्रेशन की भावना बढ़ाना चाह रहे होंगे देश नहीं, में। लेकिन आप ये बताइए कि अक्षत वितरण के थ्रू अगर ये आमंत्रित कर रहे हैं और सब लोग अयोध्या पहुंच गए जी सर 22 तारीख को, जी सर। तो कैसे सर एक डिप्टी निश्चित कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे संभालेंगे व्यवस्था? सर एक निश्चित सीमा तक ही लोगों की एंट्री है। प्रारंभ में हमने अक्षत वितरण अभियान के थ्रू आमंत्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि जागरूक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप अपने घर पर जी सर। दिवाली मनाइए, जी सर। दिया जलाइए, जी सर। ये कह रहे हैं। जी सर। ठीक है, चलिए अयोध्या पर कुछ एक सवाल और। मोहित पांडे का नाम आपने सुना है क्या? सॉरी सर। मुख्य पुजारी नियुक्त हुए हैं, अभी 22 साल उम्र है। जी तो सर। याद आया? मोहित पांडे। यस सर। नहीं सुना है। चंपत राय जी का नाम सुना होगा आपने? चंपत राय जी तो सर वो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। कौन है ये? राम तीर्थ जो ट्रस्ट है उसके प्रमुख है शायद। उसके प्रमुख नहीं है, महासचिव हैं। जी सर। अभी अखबारों में छपा है कि रामलला की ससुराल से 38 ट्रक उपहार जी सर। अयोध्या ले आया गया जी सर। और सौंप दिया गया। जी सर। किसको सौंप दिया गया? ये ट्रस्ट को ही दिया। हाँ, चंपत राय जी को सौंप दिया जी गया। सर। तो क्या क्या लेकर के आए थे? सर वो जनक जो है नेपाल में है, जनकपुरी, वहाँ से आया था सर। उसमें श्रृंगार के जो गहने हैं सर वो हैं। चलिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जनकपुर धाम क्या है? सीता माता का था सर निवास। अच्छा नेपाल ठीक, में। चलिए अयोध्या से बाहर निकलते हैं। जी सर। सुपर बग क्या है? सर सुपर बग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो होता है दवाइयों के माध्यम से, जब दवाई लगातार एक ही प्रकार की दवाई सेवन करती है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेती है। सुपर बग कहलाते हैं सर वो। दवाई उसका असर होना कम हो जाता है शरीर ठीक, पर। दवाई नहीं, एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक बहुत चर्चा में है, जी सर। अखबारों में भी छप रही है, न्यूज़ में भी, यूट्यूब पर खूब। जी सर। तो सुना है आपने उसका नाम? तो पैरासीटामोल प्राय। जोशुरा बालपिन। पैरास्टामोल एंटीबायोटिक नहीं है ना? जी सर। जोशुरा बालपिन। जोशुरा बाल। हाँ। इसरो की उपलब्धि अभी? सर एक तो चंद्रयान जो हमने भेजा था वो सफलतापूर्वक हमने उसको उतार दिया है, लैंडिंग हो गया है सर। नहीं, ये जो नया साल आपका शुरू हुआ 2024, इसकी उपलब्धियां केवल 1 जनवरी की और 6 जनवरी की। सर एक चंद्रयान तो इधर नहीं, चंद्रयान तो आदित्य मिशन जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। आदित्य L1 मिशन। जी सर, आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन भी भेजने की बात चल रही है सर। नहीं, जो भेजा गया है अभी, गगनयान तो छोड़ दीजिए, आदित्य L1 मिशन के बारे में बताइए। जो सर सूर्य के कोरोना का फोटोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए भेजा है और लेंगराज पॉइंट्स होते हैं उस पर भेजा जा रहा है सर। कब इसको रवाना किया गया था? सॉरी सर, डेट कंफ्यूजन है। अब तो ये पहुंच गया है। जी सर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? सर 14.96 सर। लैंग्रेज पॉइंट की चर्चा हो रही है, शब्द बहुत
जी चर्चा में है आजकल, क्या है लैंग्वेज पॉइंट? सर ऐसे बिंदु हैं ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जहाँ बैलेंस की स्थिति में होती है। कितने बिंदु ऐसे हैं? 5 है सर। लैंग्वेज 1 2 3 4 5। हाँ जी तो कहाँ इसको भेजा गया है? सर इसको लैंग्वेज 1 पे भेजा गया है, L1 पे। हालो ऑर्बिट क्या है? हालो ऑर्बिट सर एक ऑर्बिट का प्रकार होता है जो किसी भी अन्य उपग्रह की या ग्रह की कक्षा से टकराएगा नहीं, हालो ऑर्बिट होता है। पेलोड? सर पेलोड तो सर जो हम यान भेजते हैं सर, उसमें जो उसका जो मटेरियल होता है पेलोड, भार उसका PSLV उसमें होता है। कल के अखबार में छपा था जी सर। कि जो मोदी के अपमान पर भड़का भारत। जी सर। तो मोदी का ऐसा कौन सा अपमान हुआ कि भारत भड़क गया? सर उसमें एक वहाँ की महिला मंत्री ने लिखा था कि मोदी इज़ अ पपेट ऑफ इजराइल, अर्थात कि इजराइल हमास जैसे एक तरफ है तो हमास का समर्थन न करके हम इजराइल के पक्ष में है, ऐसा उसने लिख दिया था। क्यों लिखा उसने? मोदी ने कुछ किया होगा? सर चूंकि सर मोदी ने नहीं किया, हम अपनी जो नीतियां हैं वो हम राष्ट्रीय हित को ज़्यादा सर्वोपरि मान रहे हुआ हैं। क्या था उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बताइए ना, किस पर रिएक्शन दिया? सर केवल महिला ने नहीं, 3 मंत्रियों ने रिएक्शन दिया। 3 मंत्री ने। तीनों को मालदीव को हटाना पड़ा। जी सर। तो ऐसा क्या कर दिया था मोदी जी ने? सर वो इजराइल का, जैसे हमास विषय पर इजराइल को बहुत ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं और हम उसके साथ जो रिश्ते हैं आर्थिक रूप से या व्यापारिक रूप से हम तोड़ नहीं रहे हैं और हम उसके साथ लगातार चीज़ें हो रही ये हैं। बातें नहीं थी, आपने पढ़ा नहीं लगता। जी सर। वाइब्रेंट गुजरात क्या है? सर एक समिट है सर, निवेश को आकर्षित करने के लिए गुजरात में होती है सर। कब हो रही है? सर प्रतिवर्ष होती है सर और अभी होने वाली है सर। कल शुरू हो रही है? जी सर जी। कहाँ शुरू हो रही है? गुजरात में हो रही, गांधीनगर में। हाँ, कब की परिकल्पना है ये? सॉरी सर ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा ये। GI टैग? जी सर। हाँ, क्या है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं कि उस स्थान विशेष की विशेषताओं को बताते हैं, जैसे कि अलीगढ़ के ताले हैं और लखनऊ के मलिहाबादी आम हैं, दार्जिलिंग। अभी ये चर्चा में आया है हाल में। जी सर। इसको मिला है GI टैग? सर अभी लखनऊ के मलिहाबादी आम को मिला है और रिसेंटली मिला है सिमिलीपाल काई चटनी, सुना है आपने? जी सर, उड़ीसा। मयूरभंज जिले में जी सर। श्रमिक इसको बना रहे हैं। जी सर। क्या कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? ये बनती कैसे है? ये लाल चीटी की चटनी, अच्छा, सिमिलीपाल काई चटनी। सॉरी सर, कौन कौन से डिटेल, पोषक तत्व पाए जाएंगे इसमें? सॉरी सर, हम गेस कर सकते हैं। गेस कीजिए। सर ये लाल चीटी की चटनी तो इसमें मिनरल्स मिलेंगे सर, उसको खाने के बाद कुछ कौन से? जिंक समझ रहे हैं सर, जिंक मिलेगा और आयरन मिलेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम से क्यों नहीं शुरू किया गया? कैल्शियम मैग्नीशियम, गेस ही कर रही है तो कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम बोलिए ना। विटामिन कौन सी होगी इसमें? सर विटामिन सी। B12 है, C है और इम्यूनिटी बूस्टर का काम। जी सर जी। चलिए एक अंतिम सवाल बता दीजिए। उत्तर प्रदेश पर बात नहीं हुई आपसे। जी सर। कब जन्म हुआ उत्तर प्रदेश का? सर 24 जनवरी 1950 को। कितनी उम्र हो गई इसकी? 63 ईयर्स सर। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम सही कर हाँ। दिया आपने? उत्तर प्रदेश सोवियत- का पुराना नाम? संयुक्त प्रांत था सर। आपने 63 इयर्स कहा, इज इट करेक्ट? 64 हो गया अब। नो, 73 50 से। एक दशक का हो गया उसमें। सॉरी सर, सॉरी। स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। 73। उत्तर प्रदेश में एक बीच है। जी सर। बीच तो हम लोग सुनते हैं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। जी सर। कोई समुद्र है नहीं यहाँ। जी सर। लेकिन बोलते हैं पाया जाता है बीच विदाउट सी। कौन सा है? सॉरी सर। चूका बीच आपने पढ़ा होगा। चूका बीच कहाँ है ये? सॉरी सर, हमने इसके बारे में जानकारी नहीं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो आपने पढ़ा हाँ होगा। हाँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। क्या है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में? पीलीभीत टाइगर पाया रिजर्व जाता है, में, हाँ। किस पेड़ का जंगल है?
सर वो आर्द्र उष्णवटी बंदी आर्द्र वन पाए जाते हैं सर वहाँ पे। हाँ, वहीं चूका बीच भी पाया जाता है। अच्छा अच्छा सर। तो क्या बोलते हैं उस बीच को, सॉरी ये समुद्र को, समुद्र तो है नहीं, मानव निर्मित समुद्र है। ड्राई ड्राई है सर। हाँ, मानव निर्मित समुद्र है जी सर। इसको बोलते हैं मानव निर्मित समुद्र। सर जो मानव के प्रयासों के माध्यम से बनता है। हाँ, तो क्या है, पानी तो होगा वहाँ ना। जी सर। कोई नदी होगी, कोई नदी होगी, बांध होगा। नहीं सर इसमें। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव बताइए कौन सा है? जिला, गांव, सॉरी सर। सबसे छोटा गांव, सॉरी सर। जिला ही बताइए। जिला बताएं? हाँ। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा तो सर ललितपुर है, मतलब जनसंख्या घनत्व और उसके मामले में जनसंख्या के हिसाब से ललितपुर सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा गाजियाबाद है सर। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा सबसे छोटा? जी सर। संत कबीर नगर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर व्यक्ति का नाम? सॉरी सर। अंतिम सवाल। जी सर। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम? मुकेश अंबानी सर। अंबानी या अडानी? नहीं, मुकेश अंबानी सर। जी। अच्छा, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। सॉरी सर। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? ठीक है। हाँ सर। कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक सर, फैक्चुअल चीज़ों पे और करंट अफेयर को पढ़ूंगी सर मैं अभी। कोई बात नहीं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी सर। इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं जी सर कि आपको ठीक ठाक अंक मिलेगा। जी सर। 65 के रेंज में, जी 67, 68, 69। जी सर। ओवरऑल सब कुछ आपका ठीक है, कोई ऐसा फ्ला नहीं दिख रहा है। जो प्रश्न आए वहाँ पर आराम से सॉरी बोल दीजिए। जी सर। एक ये काम करना है। दूसरा, अखबार ठीक से पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ा है। जी सर। इंटरव्यू आपका मेरे ख्याल से कल है सर। हाँ, तो 2-3 दिन का अखबार देख लीजिए। जी सर। लोकल न्यूज़पेपर। हाँ, परसों का, कौन सा न्यूज़? दैनिक जागरण? आज का कोई एक, बहुत जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, कोई भी जो ही मिल जाए, हिंदुस्तान मिल जाए, हिंदुस्तान मंगा लो। जी सर। और 3 दिन का, परसों का, कल का, आज का। जी। कल सुबह एक बार एक नज़र डाल लेना, आज रात में न्यूज़ अयोध्या पर जरा सा क्लैरिटी। ठीक है, कोई उस पर अगर हम नहीं बता पा रहे हैं जो इस तरह के इशू हैं। जी सर। वन लाइनर या हाँ सर, हमसे बहुत सॉरी, लास्ट में बहुत सॉरी बोले हम, तो हमको लगा कि ज़्यादा सॉरी बोलना तो ये इंटरव्यू का ऑर्नामेंट है, उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर बीच में या शुरू में ही 2, 3, 4, 5 सवालों में सॉरी बोलना पड़े तो बैठ के अपना रिजल्ट मत बनाना यार, अब तो गए काम से। जी सर। इंटरव्यू खराब हो गया, नहीं, अभी आपके चेहरे पर उसका असर आया, क्योंकि लगातार आपने 3-4 बार सॉरी कहा। जी सर जी। असर नहीं आना चाहिए, बस यही ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मान के चलिए ना कि 1500 का मेंस है, 1500 अंकों का, उसमें आपने कमाल किया है, अच्छा किया, तभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर। इंटरव्यू 100 अंकों का है। जी सर। 65 के आसपास का व्यक्तित्व तो आपका है, ऐसे 2, 4, 5 नंबर की वृद्धि हो जाए। हमने 2 इंटरव्यू दी यूपीपीसीएस के। इसके पहले एक में एक्साइज में हुआ था, उसमें 70 आए थे, और एक में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 65 आए थे। हाँ, तो बस 70 लेना है, 72 लेना है, पता नहीं 75 मिल जाए, अच्छी बात है। जी सर। तो कुल मिला के 4, 5, 7 नंबर के लिए आपको मशक्कत करनी है, तो बस केवल न्यूज़पेपर जी सर देखिए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जी सर। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जिन सवालों का जवाब ना आए, बिल्कुल क्लियर कट सॉरी सर, और उससे अपना बैठ कर के रिजल्ट नहीं बनाना, चाहे 10 सवालों में सारी बोलना पड़ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके व्यक्तित्व पर। ये पर्सनालिटी टेस्ट है। जी सर। थोड़ा एनर्जेटिक दिखिए, जी। एंट्री करिए, पूछिए, आराम से आने के लिए अभिवादन कीजिए बोर्ड को एक बार में, बीच में 2-3 कदम चल करके, फिर 2-3 कदम चल करके आइए, और बैठने के लिए कहा जाए तो बैठिए। जी सर। सिटिंग पोस्चर आपका ठीक है, बातचीत करने की जो शैली है वो आपकी अच्छी है,
कॉन्फिडेंस लेवल आपका जी सर। बिल्कुल ठीक है, मेंटली अलर्ट रहती है, कोई ऐसा फला नहीं दिखा, कोई ऐसी चूक आपने किया नहीं, अप्रोच ठीक है, और ये सारी चीज़ें ठीक है, लीडरशिप अपने आप आ जाती है। जी सर, थैंक यू सर। तो कोई चिंता करने का मामला ही नहीं है। जी सर, मेंस के नंबर से होगा हाँ, जो भी बस होगा केवल सर। डिपेंड करता है कि वहाँ कितना स्कोर की हो। हाँ। स्कोर की हो तो डिप्टी कलेक्टर बनोगी, सर हम थोड़ा अभी कम स्कोर की हो हम डिप्टी एमपी में नायब तहसीलदार हुए, एक्साइज इंस्पेक्टर पहले से, एक और रिजल्ट आया एमपी में, फिर से एक्साइज इंस्पेक्टर बने हम एवरेज पे पोजीशन पे रह रहे हैं। इंटरव्यू में हम हर जगह अच्छे पाते हैं, हम मेंस की थोड़ी कमी रहती है, तो हमारे दिमाग में वही फिट हुआ है कि अब मैं मेंस को अच्छे से देना है, क्योंकि नौकरी के साथ साथ अभी थोड़ा कम पढ़ाई हो पा रही थी। अब हम मेंस के आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, अगला मेंस देंगे उस पर बहुत ज़्यादा सर। चलो इस बार डिप्टी सर ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम प्रैक्टिस ना करें मेंस की और अच्छे नंबर आ जाते हैं, ऐसा होता है? किस्मत होती है क्या सर? नहीं, ये तो फिर तो वही हुआ ना कि किस्मत मैंने पे बहुत छोड़ पढ़ा, देना, बहुत पढ़ी है चीजें। किस्मत पे छोड़ देना। और कुछ ये लोग जो ऐसे समय बताते हैं टॉपर कि हमने तो कम पढ़ाई करी थी और आंसर राइटिंग भी नहीं करी और हम तो एसडीएम बन गए, तो वो पता नहीं कैसे होता है। नहीं, टॉपर्स को वो- सुनना छोड़ दो, वो बहकाते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि हम अगर दूसरा suggest हमारे करें पास तो ना आप- आने पाए। आप कभी बाद में मिलेंगे तो कहेंगे कि आपने कहा कि पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए हम पढ़े नहीं और हम नहीं हो पाए। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, लिखना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रेस समझा दीजिए। दैट हैज चलो नो आज बार अल्टरनेटिव। डिप्टी कलेक्टर बन बहुत जाओगे, बढ़िया। विश यू ऑल द बेस्ट, जी सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आराम से इंटरव्यू दो कर हम तो साड़ी पहनेंगे ड्रेस में तो हाँ सर। हाँ,